रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक गुफा के अंदर अग्नि जलाकर उसके सामने यज्ञ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसने रस्सी से कुछ बच्चों को बांध रखा था, जिसके बाद वो अग्नि के अंदर भभूति फेंकती है और उसके बाद एक मंत्र पढ़ने लगती है। हीम क्लीम चामुंडाय नमः, हीम क्लीम चामुंडाय नमः। उस चुड़ैल को देखकर वो सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए उस चुड़ैल से एक बच्चा रामू कहता है, अरे चुड़ैल, हमें छोड़ दे। तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमें मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? अगर एक और बार किसी ने कुछ कहा तो मैं तुम सबके सबको इस अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद तुम सारे जल के राख हो जाओगे। अरे रामू, चुप हो जा। तुझे मरने की ज्यादा ही जल्दी हो रही है क्या? कौशल के कहते ही रामू चुप हो जाता है, लेकिन वो सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे उठाकर? आखिर कहाँ जा सकता है मेरा बच्चा रामू? अरे कोई तो ढूंढ कर लाओ हमारे बच्चों को। हाजी, आपका बच्चा कहीं मिल नहीं रहा है और आप हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अरे तो क्या करूं, मेरा भी कलेजा फटा जा रहा है। तुझे तो अपनी पड़ी है। अरे वो मेरा भी बच्चा था, पता नहीं कहाँ गया हमारा रामू। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद एक बूढ़ी औरत गांव के सभी लोगों से कहती है, अरे इस तरह से तो बच्चे नहीं मिलने वाले। एक काम करो, सब मिलकर मुखिया के घर चलो। हम उन्हीं से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सभी लोग मुखिया के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया उन्हें देखकर कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चे कहीं नहीं गए होंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल कर देता हूँ। पुलिस अपने आप तुम सभी के बच्चों को ढूंढकर वापस तुम्हें लौटा देगी। गांव के सभी लोग मुखिया पर भरोसा करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मुखिया पुलिस को कॉल करके गांव में बच्चे चोरी होने की खबर उन्हें दे देता है। अगले ही दिन सुबह गांव में पुलिस की 2 जिप्सी आती हैं, जिसके अंदर कई सारे पुलिस वाले होते हैं। वो सभी पूरे गांव की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मुखिया से कहता है, देखो मुखिया, ये किसने किया है, क्यों किया है, इसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम बहुत ही जल्द सभी बच्चों को ढूंढ लेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। तभी इंस्पेक्टर के पास गंगा रोते हुए आती है और कहती है, आखिर कब तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहे? पूरे गांव के बच्चे गायब हैं और आप होगी कह रहे हो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। पता नहीं हम सबके बच्चे कहाँ हैं और किस हालत में हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारे बच्चे उसी गुफा के अंदर भूखे प्यासे बैठे थे। जिसके बाद वो चुड़ैल जंगल से एक बड़े से भालू को मारकर लाती है और उन बच्चों से कहती है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये लो, इसे खा लो। कैलाश तो उस मरे हुए भालू को देखते ही उल्टी कर देता है। जिसके बाद रामू चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तू पागल हो गई है। हम छोटे बच्चे इस भयानक भालू को कैसे खा सकते हैं? इसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम इंसान के बच्चे हो, तुम ये सब नहीं खाते। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर निकलती है और हवा में उड़ते हुए गांव पहुंच जाती है, जहां वो गांव के आदमियों से कहती है, मेरा इंतजार कर रहे थे क्या तुम लोग? मुझे खाने के लिए खाना चाहिए। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों से मीट मांस ले आते हैं और चुड़ैल के सामने रख देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अरे ये सब क्या है? मुझे सिंपल और सादा खाना चाहिए। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो और मीट मांस खाती हो, फिर तुम सिंपल शाकाहारी खाना क्यों मांग रही हो? जितना कहा है उतना कर, नहीं तो तेरी बोटी बोटी काट कर यहीं फेंक दूंगी, समझा तू? चुड़ैल की धमकी से गांव के सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने घर में से सिंपल खाना लेकर चुड़ैल को दे देते हैं। चुड़ैल खाना इकट्ठा करके अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने के लिए निकल जाती है। तभी गांव का एक सौरभ नाम का लड़का उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। आखिरकार चुड़ैल इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रही है? मुझे इसका पीछा करके इस बात का पता लगाना होगा।
सौरभ उस चुड़ैल का पीछा करते करते उसकी गुफा तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि चुड़ैल ने गांव के सभी बच्चों को कैद कर रखा था और अपने हाथों से उन्हें गांव से लिया हुआ सिंपल खाना खिला रही होती है। ये सब देखकर सौरभ अचंभित रह जाता है और वहां से वापस गांव जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोग पुलिस के चक्कर में पड़े हो। वहां चुड़ैल हमारे गांव के सभी बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिला रही है। अरे कुछ तो करो, नहीं तो पता नहीं वो चुड़ैल हमारे बच्चों का क्या करेगी। अरे ये क्या कह रहे हो? चुड़ैल भला हमारे बच्चों का क्या करेगी? वो तो केवल जानवरों को खाती है। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव के सभी बच्चे चुड़ैल के कब्जे में हैं। उसी ने हमारे बच्चों को चुराया है और फिर आकर अपनी गुफा में हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। बेटा, उस चुड़ैल को भगाने के लिए तुम्हें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, तभी हम लोग हमारे बच्चों को उस चुड़ैल की गिरफ्त से बचा सकते हैं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने गांव ले आते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई देती है। हो ना हो, ये चुड़ैल इस गुफा के अंदर ही होगी। ये सोचकर तांत्रिक बाबा गुफा के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उन्हें गुफा के अंदर गांव के सभी बच्चे और चुड़ैल यज्ञ करती हुई दिखाई देती है। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा तुरंत चुड़ैल के यज्ञ में अपनी भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और गुस्से से कहती है, अरे ओ तांत्रिक के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे यज्ञ को असफल कर दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा आग के गोलों से तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करने लगती है, लेकिन फिर भी तांत्रिक बाबा को कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगा कि तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? देख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और घबराते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह मत तड़पाओ। चुड़ैल की आवाज सुनते ही तांत्रिक बाबा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी बात कहने का मौका देते हैं। अच्छा हुआ जो तू मुझे बता रही है, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी यहीं भस्म कर देता। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, ताकि मैं अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। इसलिए मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर मैं अपने देवता को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा पूरा यज्ञ खराब कर दिया। तुझे क्या लगा दूसरों का बुरा करके तू अपना भला कर पाएगी? अरे तू इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल पाएगी? अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की विद्या से चुड़ैल को अपने काबू में करते हैं, जिसके बाद वो अपनी लुटिया से पवित्र गंगा जल छिड़क कर चुड़ैल के अंदर भगवान शिव जी का त्रिशूल घोंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है। तांत्रिक बाबा सभी बच्चों की रस्सी खोल देते हैं और उन्हें उनके माता पिता के पास ले जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। रात के समय मीनाक्षी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में से अपने घर की तरफ जा रही थी। मीनाक्षी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था और वो पीपल के पेड़ के सामने से गुजर रही थी कि तभी उसके परफ्यूम की खुशबू एक भयानक चुड़ैल के पास जाती है और उस खुशबू को सुनकर चुड़ैल बोलती है, हाय, ये खुशबू ने तो मेरी जान ले ली। आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चुड़ैल इतना कहकर पीपल के पेड़ से नीचे की तरफ झांकती है, जहाँ वो मीनाक्षी को देखती है। उसे देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, तो इस लड़की के शरीर में से खुशबू आ रही है। मैं इस लड़की का शरीर चाहती हूँ और जब तक मुझे एक इंसानी शरीर नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी मौत का बदला भी तो नहीं ले पाऊंगी ना। इतना बोलकर वो एक भयानक चुड़ैल एक मामूली सी औरत बनकर उनके सामने अपने खिलौने का ठेला लेकर आती है। खिलौने ले लो, खिलौने, प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के लिए खिलौने ले लो, खेल खिलौने ले लो। अरे वाह, ये खिलौने तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं गुड्डू के लिए कुछ खिलौने लेकर चली जाऊं? खिलौने देखकर खुश भी हो जाएगा। इतना कहकर मीनाक्षी उस औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे खिलौने वाली बहन, ये खिलौने कैसे दिए? खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम जितनी मर्जी ले सकती हो। अरे मैंने इसका रेट पूछा है कि कितने में दे रही हो? बेटा जितनी तुम्हारी इच्छा है तुम अपने हिसाब से पैसे दे दो।
उसकी ये बात सुनकर मीनाक्षी अपने पर्स में से 200 रुपए का नोट निकालती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो गुड़िया के साथ कुछ खिलौने अपने घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने खिलौने के ठेले के साथ गायब हो जाती है। जैसे ही मीनाक्षी अपने घर जाती है और अपने भाई गुड्डू को वो गुड़िया और बाकी खिलौने देती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने से दस्तक होती है। मीनाक्षी अपने घर का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके दरवाजे पर कोई भी खड़ा नहीं रहता। मीनाक्षी इधर उधर देखती है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता और एक बार फिर वो दरवाजा बंद करके अपने छोटे भाई गुड्डू के पास चली जाती है। कुछ समय बाद गुड्डू और मीनाक्षी सो जाते हैं कि तभी मीनाक्षी के कानों में एक बार फिर आवाज आती है, वो आवाज सुनकर मीनाक्षी की आंख खुल जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी उस आवाज का पीछा करते हुए अपने भाई गुड्डू के कमरे में चली जाती है, जहां वो देखती है कि गुड्डू के कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया है। उस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ खिलौने ही खिलौने थे। ये सब देखकर मीनाक्षी डर जाती है और भागते हुए अपने छोटे भाई को देखने लगती है, लेकिन उसका भाई उसको कहीं भी नहीं दिखाई देता और वो रोते हुए अपने भाई को आवाज लगाती है, गुड्डू, गुड्डू तुम कहाँ हो? मीनाक्षी दौड़ते हुए अपने घर में अपने भाई को ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के तेज तेज हंसने की आवाज आती है। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? यहाँ कौन है जो मुझे इस तरह से डरा रहा है? मीनाक्षी ये बोल ही रही थी कि तभी उसके भाई गुड्डू की आवाज उसके कानों तक आती है। दीदी, दीदी मुझे बचाओ दी, ये मुझे मार देगी। मीनाक्षी को गुड्डू की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसको गुड्डू दिखाई नहीं दे रहा था। वो गुड्डू की आवाज का पीछा करते करते एक बार फिर गुड्डू के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि गुड्डू के कमरे में इस बार कोई खिलौने नहीं बल्कि एक बवंडर सा आ रखा है। उसे देखकर मीनाक्षी भागने लगती है कि तभी वो बवंडर उसका पैर खींचकर मीनाक्षी को अपने अंदर ले लेता है और इस तरह मीनाक्षी अब बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुड्डू वहां आता है और अपनी बहन से बोलता है, दीदी, दीदी तुम इस तरह नीचे धरती पर बेहोश क्यों पड़ी हुई हो? उठो ना दी। गुड्डू के कई बार आवाज लगाने के बाद भी मीनाक्षी नहीं उठती। उसके बाद गुड्डू फूट फूट कर रोने लगता है। गुड्डू के आंसू जैसे ही मीनाक्षी के चेहरे पर गिरते हैं कि तभी अचानक ही मीनाक्षी अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन मीनाक्षी के अंदर मीनाक्षी नहीं बल्कि कोई और ही था। मीनाक्षी की आंखें खून के जैसे लाल थी और वो अचानक ही हवा में उड़ते हुए चीख चीख कर रोने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। ये सब देखकर गुड्डू बहुत डर जाता है और डरते हुए वो भागकर अपने पड़ोस में मीना चाची के पास पहुंच जाता है। उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद मीना एक तांत्रिक को लेकर मीनाक्षी के घर में आती हैं, जहां वो देखती हैं कि मीनाक्षी छत पर उल्टी छिपकली की तरह चिपक रखी है। ये सब देखकर तांत्रिक अब समझ जाता है कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा है, जो कि इसने मीनाक्षी के शरीर पर काबू पा रखा है। उसको देखकर तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल अपना सच प्रकट कर। यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल अपना सच प्रकट कर। तांत्रिक के इस मंत्रों से चुड़ैल गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक ही छत से नीचे धरती पर टपक जाती है और वो चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, इस मंत्र को बंद कर दे तांत्रिक, वरना तू नहीं बचेगा। नहीं, तू अपना सच बता। पहले अगर तू अपना सच नहीं बताएगी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल अपना सच प्रकट कर। बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं अकेली इस गांव में खिलौने बेचने का काम किया करती थी। खिलौने बेचकर मैं हर शाम अपने घर आ जाती, लेकिन एक रात मुझे घर आने में देरी हो गई। उस दिन मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद की जान और खुद के पैसे बचा तो लिए, लेकिन उस रात मुझे ये नहीं पता था कि वो रात मेरे लिए काली और आखिरी रात बनने वाली है। रात के 2 बजे के करीब मैं सो रही थी कि तभी वो गुंडे मेरे घर आए और मेरे घर में मुझे लूटकर मेरे छोटे से घर में आग लगाकर चले गए और छोटे से घर में मैं भी झुलस कर मर गई। उस दिन मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा भटकती रह गई और इस तरह मैंने कसम खा ली कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर उस इंसान को मारूंगी जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाप करता है। मुझे एक शरीर की जरूरत थी और मुझे मीनाक्षी का शरीर मिल चुका है। मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है,
लेकिन तू अब हमारी दुनिया की नहीं है। तू इस मीनाक्षी को छोड़कर चली जा। कभी नहीं तांत्रिक, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझा तू? ये सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल भस्म हो स्वाहा। ओम यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल भस्म हो स्वाहा। तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण करता रहता है और इस तरह चुड़ैल अब गुस्से में धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है और चीखते हुए वो मीनाक्षी का शरीर छोड़ देती है और थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल अपने आप जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह अब गुड्डू को अपनी बड़ी बहन मिल गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग शांति से रहने लगे थे। गुड्डू और मीनाक्षी एक साथ खुशी से रहने लगे और वो उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूल गए। तुमने ट्यूशन का होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, ताकि अगली बार से कोई भी बच्चा मेरे ट्यूशन में ऐसी लापरवाही ना कर सके। प्रदीप सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम से कभी गलती नहीं करूंगा और हमेशा अपना पूरा होमवर्क करके आऊंगा। नहीं, मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। और देखते ही देखते प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, काले दांत और लंबे नाखून थे। अपने सर को भूत बनता देख सोनू डर से थर थर कांपने लगता है और उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। तभी वो अपने कपकपाते होठों से बोलता है, आप कौन है? आप मेरे सर नहीं हो सकते। बताइए, आपने मेरे सर के साथ क्या किया? मैं ही तुम्हारा सर हूँ और अब तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले हो। इतना बोलते ही प्रदीप सोनू का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर से इंसानी रूप ले लेता है। ऐसे ही अगली शाम भी प्रदीप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। तभी चिंकी और मोनू ट्यूशन में आते हैं और प्रदीप उन्हें देखकर बोलता है, आ गए दोनों नमूने, वो भी इतनी लेट आए हो। कहाँ थे दोनों? इतनी देर से, जल्दी बताओ। सर, वो मैं चिंकी का वेट कर रहा था, इसी की वजह से मुझे आने में देर हो गई। ठीक है मोनू, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। और चिंकी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं शाम में तुम्हें ट्यूशन आना होता है? सर, वो मेरी नोटबुक गुम हो गई थी, उसी को ढूंढने के चक्कर में लेट हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों लेट आए हो तो मैं तुम्हें घर लेट ही भेजूंगा। अब जाकर बैठो और जल्दी से मुझे अपना होमवर्क चेक करवाओ। ठीक है सर। जिसके बाद प्रदीप चिंकी का होमवर्क चेक करके फिर से बच्चों को पढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन प्रदीप मोनू और चिंकी की छुट्टी नहीं करता और वो दोनों वहीं बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी प्रदीप को प्यास लगती है और वो पानी पीने किचन में जाता है। अपने सर को जाता देख चिंकी बोलती है, मोनू, सर थोड़ी देर के लिए किचन में गए हैं, चल हम कागज का हवाई जहाज बनाकर आसमान में उड़ाते हैं। हाँ, सही कहा तूने चिंकी। वैसे भी इतनी देर से पढ़ पढ़ कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। चल हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बच्चे रूम से बाहर जाकर गार्डन में कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लगते हैं। तभी रूम में प्रदीप आता है और उन दोनों को रूम में ना पाकर बाहर जाता है और उन्हें खेलता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मुझे गुस्सा दिलाकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना बोलते ही प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है। भूत को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी डरते हुए चिंकी बोलती है, भूत सर, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम शुरू से यही बोलते आई हो कि सर हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरती, इसलिए अब मैं तुम दोनों को माफ नहीं करने वाला। तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोलकर भूत उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन गीता अपने दोनों बेटों आदर्श और मोहित को लेकर प्रदीप सर के ट्यूशन पहुंचती है और उनसे बोलती है, नमस्ते प्रदीप जी, अब मेरे दोनों बेटे नालायक और निकम्मे हैं, इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन भी नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप इन दोनों को पढ़ाइए। अब आप इनकी चिंता करना छोड़ दें, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं पढ़ते हैं। जिसके बाद गीता अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वहां से घर चली जाती है और प्रदीप उन्हें बैठकर पढ़ाने लगता है। लेकिन मोहित और आदर्श पढ़ने की जगह नोटबुक में जीरो कांटा बनाकर खेलने लगते हैं। ये देखकर प्रदीप को बहुत गुस्सा आता है
और वो बोलता है, मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तुम दोनों सजाए मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते ही प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है। भूत को देखकर आदर्श और मोहित भागने लगते हैं। तभी भूत उन दोनों को पकड़ लेता है और उनका गला दबाने लगता है। तभी आदर्श चीखते हुए बोलता है, कोई बचाओ, हमें बचाओ, वरना ये भूत हमें मार डालेगा। बचाओ बचाओ। तभी प्रदीप के घर के सामने से मोहन गुजर रहा होता है और उस आवाज को सुनकर खुद से बोलता है, ये तो किसी बच्चे के चीखने की आवाज है। क्या प्रदीप किसी को मार रहा है? चलकर खिड़की से देखता हूँ। जिसके बाद मोहन खिड़की से अंदर झांक कर देखता है और अंदर के नजारे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। प्रदीप इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और वो बच्चों को मार रहे हैं। मुझे उन मासूम बच्चों को बचाना होगा। इतना बोलकर मोहन दरवाजा तोड़कर ट्यूशन के अंदर घुस जाता है। तभी मोहन को देखकर प्रदीप बोलता है, तो तुम्हें मेरा राज पता चल ही गया। अब मैं इन बच्चों के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने इस राज को तुम्हारे साथ ही यहीं दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ, तुम इन दोनों मासूम बच्चों को छोड़ दो। और क्यों तुम इन दोनों को मारना चाहते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चे बच्चे नहीं होते, बड़ों के भी बाप होते हैं। और क्या बोला तुमने? इन्हें मासूम? ये मासूम नहीं, शैतान है। हम बड़े इन्हें बच्चा समझकर इन्हें माफ कर दें, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे ही उस दिन उन बच्चों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। किन बच्चों ने? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। एक दिन प्रदीप अपने ट्यूशन में सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है। तभी वो देखता है कि रोशन और आर्यन टेस्ट में नकल मार रहे हैं। ये देखकर प्रदीप को गुस्सा आता है और वो उनसे बोलता है, क्या तुम सब भूल गए जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था और नालायकों की तरह टेस्ट में नकल मार रहे हो? कितने नालायक हो तुम दोनों। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। जिसके बाद प्रदीप उन दोनों को डंडे से मारने लगता है और उन्हें ट्यूशन में डांट कर घर भगा देता है। रोशन और आर्यन रोते हुए अपने घर पहुंचते हैं। उनको रोता हुआ देख उनका पिता देवराज ठाकुर उनसे बोलता है, क्या हुआ मेरे लाल को? क्यों तुम दोनों इतना रो रहे हो? किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें मारा? पापा, वो प्रदीप सर ने ट्यूशन में हमारी बहुत बेइज्जती की और उसने हमें बहुत मारा। पापा, अब आप प्रदीप को छोड़ना मत। उस प्रदीप की इतनी हिम्मत जो उसने मेरे लाल को हाथ लगाया। अब देखो मैं उसका हश्र क्या करता हूँ। जिसके बाद देवराज ठाकुर अपने दोनों गुंडों को लेकर प्रदीप के ट्यूशन पहुंचता है। तभी उसके दोनों गुंडे डंडे से मार मार कर प्रदीप की जान ले लेते हैं। तभी से मेरी आत्मा यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और जो बुरे बच्चे होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देती है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये कहाँ का कानून है जो बच्चों की गलती पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या उन्हें सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता है? बताओ मुझे। तुम भी तो एक शिक्षक हो ना, फिर एक शिक्षक बच्चों की जान कैसे ले सकता है? मोहन की बात सुनकर प्रदीप को अपने किए पर अफसोस होता है और वो बोलता है, अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि देवराज ठाकुर को कानून सजा दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। जिसके बाद मोहन पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस देवराज ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और प्रदीप की आत्मा को शांति मिल जाती है।